अशोक सम्राट बेगूसराय के रंगदारी के इतिहास के मिथकीय पुरुष की हैसियत रखते थे। उनके संबंध में ढेरों किस्से कहानियां तब भी चलती थी, बैठकियों में आज भी चलती हैं। उनके जलवे का कालखंड 87 से 88 के लेकर 1994 से 1995 तक रहा। इस दौरान उन्हें कमोवेश एकीकृत बिहार, जिसमें बिहार झारखंड दोनों शामिल था, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा रंगदार या कहें कि डॉन, इसकी हैसियत उन्हें हासिल थी। अशोक सम्राट पहले मॉडर्न रंगदार रहे क्योंकि उन्हें गमछे, टीके, कुर्ते, लाल जो बुलेट होती थी, ऐसे जो परंपरागत रंगदारों के स्टोरियोटाइप छवि थी, उसको उन्होंने एक झटके में तोड़ दिया। खुद हमेशा बढ़िया फिटिंग वाली पैंट पहनते, शर्ट पहनते, जींस टी शर्ट पहनते, शानदार शूट में नजर आते थे। सबसे बड़ी बात कि अशोक सम्राट खुद बेहद हैंडसम और लंबी चौड़ी कदकाठी के थे। सो पहली नजर में चलताऊ भाषा में कहें तो बिल्कुल हीरो टाइप नजर आते थे। साथ ही तब के लिए अत्याधुनिक मानी जाने वाली मारुति वैन और AK-47 को क्राइम में प्रयोग कर उन्होंने अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया था। दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। अशोक सम्राट की कहानी शुरू हुई थी बरौनी के पास के गांव सोकहारा से, जिसे बोलचाल की भाषा में सोगहारा कहते हैं। एक साधारण परिवार के खेत खलिहान परिवार में पैदा हुए और पढ़ने लिखने में औसत से अच्छे रहे थे। कहते हैं कि फुटबॉल और बॉलीवुड के बढ़िया खिलाड़ी थे। वैसे भी उनके ननिहाल के मधुरापुर गांव की ख्याति बेगूसराय में बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ियों को पैदा करने की रही थी। बरौनी के ही स्थानीय कॉलेज में पढ़ने लिखने के दौरान उन्हें रंगदारी का चस्का लगा और स्थानीय तौर पर एक दबंग छात्र के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। तब के बेगूसराय की आबो हवा ही कुछ ऐसी थी कि रंगदारी की ललक जैसे यहाँ की हवा में मिलने वाले ऑक्सीजन के साथ शरीर के सिराओं में पहुंच जाती थी। बताते हैं कि अशोक सम्राट पढ़े लिखे AA थे। कॉलेज के जमाने में उनकी और उनके एक मित्र थे मुखिया उर्फ मुखो की दोस्ती खूब जानी जाती थी। दोनों दोस्त स्थानीय स्तर पर अपनी हनक बना चुके थे। कहते हैं कि जब एक बार मुखो ने पारिवारिक कारणों से जहर खा लिया था और जान देने की कोशिश की थी, तब फ्रस्ट्रेशन में आकर अशोक सम्राट ने भी 3 नट के कट्टे से अपने पेट में गोली मार ली थी। बहरहाल दोनों को बचा लिया गया था, दोनों की जान बचा ली गई थी, लेकिन इससे यह पता चला कि दोनों में गहरी दोस्ती थी, जो बाद में जाकर गहरी दुश्मनी में भी बदल गई। राजनीतिक झुकाव और राजनीतिक रस्साकसी। यहाँ भी तत्कालीन बेगूसराय में चलने वाली कांग्रेस कम्युनिस्ट के बीच की खुनी राजनीति ने ही खेल दिखाया। चूंकि अशोक का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, तो कम्युनिस्ट खेमे ने मुखिया उर्फ मुखो को अपने पाले में खींच लिया। उस समय बाहुबलियों के लिहाज से कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय में 20 बैठती थी। सो उनका बल पाकर मुखो ने लगातार अशोक सम्राट को निशाना बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ऐसे ही हालात से बचने और घात लगाने के लिहाज से अशोक ने मुजफ्फरपुर का रुख कर लिया। उन्होंने बेगूसराय छोड़ दिया। वहां मिनी नरेश ने LS कॉलेज के PG के न्यू हॉस्टल में मुजफ्फरपुर में अपना रंगदारी का साम्राज्य फैला रखा था। मिनी नरेश को अशोक का जबरदस्त समर्थन मिला। कहते हैं कि उनके बीच इतनी शानदार ट्यूनिंग थी जो असाधारण थी, जिसके दम पर उन दोनों ने पूरे तिरहुत प्रमंडल के ठेके में एक छत्र राज कायम कर लिया, जिसके लिए बेहिचक कई लाशें गिराई जा रही थी। नाम के साथ कैसे जुड़ा सम्राट। ऐसे में अशोक शर्मा बड़े नाम बनते गए और बताते हैं कि अशोक जबरदस्त हिम्मती और खुद बेहतरीन शूटर थे। उन्होंने कभी किसी दूसरे से हत्या नहीं करवाई। चूंकि अशोक पढ़े लिखे और खिलाड़ी प्रवृत्ति के खूबसूरत व्यक्ति थे, सो उनके पीछे बेगूसराय के छात्रों का हुजूम लगातार उनके पीछे लामबंद रहा। वे भी हॉस्टल में रहने वालों के बीच खूब दोस्ती और माफिक रमते चले गए। ऐसे में ही एक दिन
ड्यूक हॉस्टल के बड़े से आंगन में बीचों बीच बनी चौड़ी सी छत पर अशोक और मिनी नरेश का माजरा लगा हुआ था। तभी किसी छात्र ने कहा कि अशोक दा, अब तक तहार एक छत्र राज हो रहल हो, हम न तो अब सम्राट न भैल हो। अब तो बेगूसराय से लेकर मुजफ्फरपुर तक आपका एक छत्र राज चल रहा है, तो आप सम्राट हुए। 6-7 जिलों में अशोक सम्राट का सिक्का अब चलने लगा था। बस यहीं से ध्वनि रूप से पारित हुआ और लॉन्डो ने यह पारित कर दिया, बेगूसराय के अशोक शर्मा अब सम्राट के नाम से पुकारे जाने लगे। और बाद के दिनों में रंगदार पुलिस प्रशासन सबके बीच वो अशोक सम्राट के नाम से पुकारे जाने लगे। अशोक सम्राट भले ही मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों द्वारा सम्राट घोषित किए गए, लेकिन अपने रंगदारी का साम्राज्य उन्होंने सही मायने में अपने दम, अपने सूझबूझ और बाहुबल पर बनाया था। अपने समय में सम्राट बिहार के सबसे बड़े डॉन माने जाते रहे। गौरतलब है कि तब झारखंड भी साथ हुआ करता था। बेगूसराय और आसपास के 6-7 जिलों में अपने समय में उनका सिक्का खूब चलता था। लेकिन आप देखेंगे तो बेगूसराय ही नहीं, पूरे देश में पहला मॉडर्न रंगदार उनको माना जाता है, क्योंकि उनके पहले तक अपहरण, लूट, छिनतरई और बहुत हुआ तो गांजे की स्मगलिंग तक ही रंगदारों के कार्यक्षेत्र हुआ करते थे। बिहार, यूपी से लेकर बंगाल तक रेलवे और कोयले के कारोबार में सम्राट अशोक की हनक थी। गोरखपुर से लेकर बंगाल तक रेलवे के टेंडर उनके इशारे के बगैर नहीं खुलते थे। कोयले के कारोबार में भी उन्होंने हनक के साथ दखल दिया था। सम्राट ने कभी लूट, अपहरण, डकैती जैसे अपराध की तरफ पलट कर भी नहीं देखा था। उन्होंने संगठित अपराध से ही अकूत पैसा कमाना सीख लिया था, जिसे उनके आगे आने वाले हर रंगदार ने अपनाया। संगठित अपराध में भी खासकर रिफाइनरी के ठेके और रेलवे के ठेकों पर ही उनकी खुद की दखल रहती थी। बाकी ढेर सारे अन्य विभागों के ठेके उनके इशारे पर उनके साथ रहने वाले लोग उठा लिया करते थे। अशोक सम्राट ने बेगूसराय को बनाया अपना अभेद किला। सम्राट की खासियत यह रही कि उन्होंने बेगूसराय को अपने अभेद किले की तरह बरता, इसलिए कभी यहाँ के लोगों को उन्होंने परेशान नहीं किया। साधारण लोगों को उनसे कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। शालीनता की वजह से लोग उन्हें जिले का बेटा और अपना बेटा मानते थे। वे खासे लोकप्रिय भी थे और अपनी छवि उन्होंने कमोबेश रॉबिन हुड सरीखे बना कर रखी थी। उनका एक छत्र राज था और कोई उन्हें चैलेंज जब तक वो जिंदा रहे तब तक कोई नहीं कर सका। उस समय जिले में चलने वाले न जाने कितने ही गांवों के फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे टूर्नामेंटों के लिए वे खुले हाथों से पैसा लुटाते थे। किसी भी जरूरतमंद की उन तक पहुंच हो जानी भर चाहिए थी, मदद के लिए वो अकेले काफी थे। गरीब गुरबा परिवार की शादी, ब्याह, अगलगी जैसी घटनाओं में वह समय समय पर बिना सोचे और समझे पैसा लुटा दिया करते थे। कितने ही गांवों के पुस्तकालयों के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे खूब पैसा दिया। चूंकि वो खुद पढ़े लिखे और ज़हीन थे, तो उस समय एलएस कॉलेज में पढ़ने वाले कितने ही साधारण परिवार के लड़कों का खर्चा उन्होंने बेहिचक उठा लिया था। शायद यही कारण रहा कि वो कभी भी पकड़े नहीं गए। उनकी कोई पहचान पुलिस के पास नहीं थी और कम से कम बेगूसराय जिले में उन पर कोई हमला नहीं हो पाया। गुप्तेश्वर पांडे मानते थे अशोक सम्राट को राजा। उनसे जुड़े और अनुग्रहित लोगों की इतनी बड़ी संख्या थी कि वो उनके लिए तगड़े इंटेलिजेंस का काम करते थे। ऐसा कोलंबिया के ड्रग्स कोर्टेला के सरगनाओं की रणनीति में देखने को जरूर मिलता है, लेकिन बेगूसराय में सम्राट ने ही इसे अपनाया भी था। 93 में बेगूसराय के एसपी रहे और बाद में राज्य के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने भी एक कई इंटरव्यू में कहा था कि सम्राट अशोक राजा था, हीरो था और अपनी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलने देता था।
कहते हैं कि जब सम्राट का काफिला निकलता था तो पुलिस प्रशासन रास्ते से हट जाया करती थी। शायद उसके पास तब के लिए अजूबा माने जाने वाली AK-47 का होना भी बड़ा कारण बताया जाता रहा। उसके पास AK-47 के होने का भी बड़ा अजीब किस्सा है। बिहार के सबसे बड़े डॉन सम्राट के पास ही AK-47 की खेप पहुंची थी। कैसे पहुंचा AK-47? AK-47 के सम्राट तक पहुंचने की कहानी भी कई हैं और कई किंवदंतियां भी। तत्कालीन पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों से होते हुए उन तक ये AK-47 पहुंची थी, जबकि ज्यादा विश्वस्त थ्योरी यह है कि पंजाब के आतंकवादियों से जब्त AK-47 को सरकारी मालखाने से उड़ाकर सम्राट तक पहुंचाया गया था। कहते हैं कि सम्राट तय AK-47 बेगूसराय की रामदिरी गांव में मुन्ना सिंह के माध्यम से पहुंची थी, जिसका अपुष्ट सूत्रों के अनुसार पहला प्रयोग बरौनी के 0 माइल के पास एक ठेकेदार की हत्या में सम्राट ने किया था। हाल में ही कुछ दिनों पहले मुन्ना सिंह मारे गए और मुन्ना सिंह तक AK-47 पहुंचने का पीछे का किस्सा लोगों को आज तक पता नहीं चल पाया। कोई उस पर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि बेगूसराय में रामदिरी एक भूपों की अस्थाई रही है और इससे कन्नी काटना सब लोग बेहतर समझते हैं। सम्राट ने SP ऑफिस के सामने गोलियों का एक बक्सा और AK-47 फेंकवाई। बेगूसराय के SP रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने तब क्या किया था? गुप्तेश्वर पांडे ने बेगूसराय के SP रहते हुए खूब नाम कमाया था। जिले में 42 एनकाउंटर गुप्तेश्वर पांडे ने किया था, लेकिन सम्राट ने उनको अपनी हवा तक नहीं लगने दी। बहुत पीछे पड़ने पर सम्राट ने 2 या 3 AK-47 राइफल और 100 राउंड गोली बक्से में करके उनके आदमियों ने गुप्तेश्वर पांडे के SP आवास के कोठी के सामने फेंकवा दिया था, जिसकी बरामदगी से SP साहब के जलते मर्मस्थल पर फाहे का काम किया। जबकि सम्राट के पास AK-47 के जखीरे का कोई खास कमी नहीं था, क्योंकि उसके पास बाद में 47 का प्रयोग वह बदस्तूर जारी रखा, जिससे समझ में आता था कि इसके पास AK-47 जैसी बंदूकों की कोई कमी नहीं है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहें महाखबर के साथ। हम अगले भाग में फिर मिलेंगे।